हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन अपना लेके चल रहे हैं और हम यहाँ पे मार्केट में जो भी बुक्स अवेलेबल हैं, उस सारी बुक्स के सारे मॉडल पेपर हम यहाँ पे वन बाय वन करके सॉल्व कर रहे हैं। और जानते रहिए कि ये हमारी सेकंड बुक चल रही है। तो चलिए यहाँ पे टाइम वेस्ट न करते हुए हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन आया हुआ है, इन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस नामक पुस्तक किस अर्थशास्त्री द्वारा लिखी गई है। जानते रहिए ये जो बुक्स है, इन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस नामक जो पुस्तक है, इसको लिखा है रॉबिन्सन ने। रॉबिन्सन देखिए कहाँ है, देखिए है ऑप्शन नंबर सी। तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर सेकंड नंबर देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि मार्शल की सर्वप्रसिद्ध पुस्तक का नाम है। तो कौन सी है जो बहुत फेमस है मार्शल की बुक्स। जानते रहिए मार्शल की जो बहुत ही फेमस बुक्स है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स देखिए कहाँ आया है, देखिए है ऑप्शन नंबर सी। तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए थर्ड नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान मानने वाले प्रमुख अर्थशास्त्री कौन थे। तो जानते रहिए कि अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान, वास्तव में एक विज्ञान है अर्थशास्त्र, ये मानने वाले जो अर्थशास्त्री थे वो भी थे रॉबिन्सन ही थे। तो रॉबिन्सन देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर डी। तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिएगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वस्तुओं सेवाओं के प्रत्यक्ष और अंतिम प्रयोग द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति ही उपभोग कहलाती है। यह परिभाषा किसने दी है। तो जानते रहिएगा ये परिभाषा दी है मेयर्स ने। मेयर्स देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर है ए। तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। देखिए हमारे यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन हो गए, इसके बाद 5 6 7 ये भी सारे क्वेश्चन आएंगे। लेकिन चूंकि आपको पेपर चूंकि दिखेगा और क्वेश्चन भी कट रहे हैं, तो फिलहाल जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं पहले उसको हम डिस्कस करेंगे, फिर जो नहीं दिख रहे हैं फिर उसको भी डिस्कस करेंगे। आ जाएंगे। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए ऑप्शन ए में आया है मांग का नियम एक मात्रात्मक कथन है। बी नंबर पे है मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है। फिर देखिएगा सी नंबर पे है मांग का नियम एक विलासिता की वस्तुओं पर लागू नहीं होता है। और डी नंबर पे है मांग का नियम आरामदायक वस्तुओं पर लागू नहीं होता। तो जानते रहिए इसमें जो सही कथन है वो ऑप्शन नंबर हमारा बी है, मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है, इसलिए हम यहाँ पे बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिएगा यहाँ 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में होने वाली परिवर्तन की मात्रा को व्यक्त किया जाता है। तो किससे व्यक्त किया जाता है, देखिए ए नंबर ऑप्शन है मांग की लोच से, बी नंबर पे है मूल्य सापेक्षता से, सी नंबर पे है ए और बी दोनों से, और डी में है उपयुक्त सभी थे। तो जानते रहिएगा हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी, मतलब ए और बी जो आए हैं, मतलब ए नंबर भी ऑप्शन हमारा सही है और बी नंबर भी, मतलब मांग की लोच से भी और मूल्य सापेक्षता से भी, इसलिए हम यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 9th नंबर देखिए क्वेश्चन आया है, आरामदायक वस्तुओं पर उपभोक्ता की बचत अनिवार्यताओं की तुलना में क्या होता है। तो देखिए ऑप्शन ए में है अनिवार्यताओं की तुलना में कम होती है, या फिर बी नंबर पे अधिक होती है, या सी नंबर पे बराबर होती है, या फिर डी में कभी कम कभी अधिक होती है। तो जानते रहिएगा आरामदायक वस्तुओं पर उपभोक्ताओं की बचत अनिवार्यताओं की तुलना में कम होती है। तो कम देखिए कहाँ है, देखिए है ऑप्शन नंबर ए। तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 5th नंबर देखिए क्वेश्चन आया है, सीमांत तुष्टगुण से आशय है। सीमांत तुष्टगुण से क्या आशय होता है। देखिए ऑप्शन ए में आया है कुल तुष्टगुण, और देखिए डैश करके आया है औसत तुष्टगुण। फिर बी नंबर पर है एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल तुष्टगुण में हुई वृद्धि की मात्रा। सी नंबर पर है कुल तुष्टगुण कुल वस्तुओं की मात्रा, और डी नंबर पर है पहली इकाई से प्राप्त तुष्टगुण। तो जानते रहेगा सीमांत तुष्टगुण से आशय होता है एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल तुष्टगुण में हुई वृद्धि की मात्रा। और ये देखिए ऑप्शन कहाँ है, दिखा है ऑप्शन नंबर बी में देखिए आया है एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल तुष्टगुण में हुई वृद्धि की मात्रा, इसलिए बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिएगा हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, उपयोगिता ह्रास नियम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखिए ऑप्शन ए में है उपभोग के समय व स्थानों में परिवर्तन होना चाहिए। बी नंबर पर है उपभोग की अवधि के दौरान उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में परिवर्तन होना चाहिए। सी नंबर पर है फैशन व आय में परिवर्तन होना चाहिए, और डी में है वस्तु की सभी इकाइयां गुण तथा परिणाम के समान होनी चाहिए। तो जानते रहिएगा यहाँ जो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा। तो जानते रहिएगा उपयोगिता ह्रास नियम के संबंध में हमारा जो सत्य कथन है वो है ऑप्शन नंबर डी, वस्तु की सभी इकाइयां गुण तथा परिणाम के समान होनी चाहिए। तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 10th नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्पादन की कार्य क्षमता को प्रभावित करने वाले आंतरिक तत्व हैं। तो कौन से हैं, देखिए ऑप्शन ए में है उत्पादन के साधनों की कुशलता, बी नंबर पे है साधनों का इष्टतम संयोग, सी नंबर पे है उत्पादन
उत्पादन की आदर्श योजना, और डी पे है उपयुक्त सभी। तो जानते रहिएगा उत्पादन की कार्य क्षमता को प्रभावित करने वाले जो आंतरिक जो तत्व हैं वो ऑप्शन नंबर हमारा डी में क्लिक कर देंगे, क्योंकि ए बी सी ये तीनों ही हैं, उपयुक्त सभी हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, माल्थस का सिद्धांत निराशावादी है क्योंकि वह क्या है वह, क्योंकि देखिए ऑप्शन ए में है क्योंकि वह सम सीमांत उपयोगिता नियम पर आधारित है। बी नंबर पे सम सीमांत उत्पादकता नियम पर आधारित है। सी नंबर वृद्धिमान उत्पत्ति नियम पर आधारित है, और डी पे है अध्यापन कार्य का श्रम। तो यहाँ पे देखिएगा तो जानते हैं माल्थस का जो निराशावादी जो सिद्धांत है वो निराशावादी है क्योंकि वह अध्यापन कार्य का श्रम है। तो देखिए ऑप्शन कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर जो हमारा डी आया है, तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। क्यों? क्योंकि जानते रहेगा माल्थस का जो निराशावादी जो सिद्धांत है वो इसलिए निराशावादी है क्योंकि वह अध्यापन कार्य का श्रम है, तो इसलिए हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में औद्योगिक श्रमिकों की विशेषताएं हैं। तो विशेषता क्या है औद्योगिक श्रमिकों की? देखिए ऑप्शन ए में है श्रम की प्रवृत्ति अस्थायी है और अस्थायी है, और देखिए बी नंबर पर है कुशल कारीगरों व तकनीशियों का अभाव है। सी नंबर है निम्न जीवन प्रत्याशा, और डी नंबर पर है उपयुक्त सभी। तो जानते रहेगा भारत में औद्योगिक श्रमिकों की विशेषता है, क्या विशेषता है? वो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी में क्लिक कर देंगे। तो जानते रहेगा भारत में जो औद्योगिक श्रमिकों की जो विशेषता है वो है, पहला नंबर है श्रम की इकाई अस्थायी है, और ऑप्शन नंबर जो बी है ये भी हमारा सही है कि कुशल कारीगरों व तकनीशियों का अभाव है, और सी नंबर निम्न जीवन प्रत्याशा ये भी। तो इसका हमारा जो ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त सही, डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकृति की निःशुल्क देन के अतिरिक्त वह सब संपत्ति जिससे आय प्राप्त होती है पूंजी कहलाती है, यह परिभाषा दी है। तो यह परिभाषा किसने दी है? तो जानते हैं ये परिभाषा दिया था थॉमस ने। थॉमस देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर सी, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पूंजी निर्माण को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। तो पूंजी निर्माण को प्रभावित करने वाले कौन से तत्व हैं? देखिए ऑप्शन ए में है बचत करने की इच्छा, बी नंबर पे है बचतों को गतिशील करना, सी नंबर पे है बचत करने की सुविधाएं, और डी में है उपयुक्त सभी। तो जानते रहिएगा पूंजी निर्माण को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं वो हैं ए बी सी तीनों हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी आया है उपयुक्त सभी, तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 50 नंबर देखिए क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन एक श्रम विभाजन का लाभ नहीं है? देखिए ऑप्शन ए में है दक्षता में वृद्धि, बी नंबर पर है बड़े पैमाने के उत्पादन में को प्रोत्साहन, और सी नंबर पे देखिए आया है निरस्ता तथा उचाटपन, और डी नंबर पर है रोजगार के अवसरों में वृद्धि। तो जानते रहिएगा इन चारों ऑप्शन की बात करें तो श्रम विभाजन का लाभ नहीं जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी नंबर है निरस्ता तथा उचाटपन, तो इसलिए सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 16 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है एकाकी व्यवसायी से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो समस्त कारोबार स्वयं अपने लिए करता है, यह परिभाषा दी है। तो यह परिभाषा किसने दी है? तो जानते हैं ये परिभाषा दिया था जेम्स स्टीफेंसन ने। तो देखेंगे जेम्स स्टीफेंसन कहाँ आया है, देखिए है ऑप्शन नंबर देखिए सी में आया है जेम्स स्टीफेंसन, इसलिए हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन अब आ जाएंगे, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे। चूंकि देखिए अभी और क्वेश्चन भी कर रहे हैं, पहले जितना भी दिख रहा है पहले उसको हम डिस्कस कर लेंगे, फिर जो नहीं दिख रहा है फिर उसको डिस्कस कर लेंगे। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं नहीं है? देखिए ऑप्शन ए में है अत्यधिक संख्या में क्रेता व विक्रेता का होना, बी नंबर पर है वस्तु विभेद का होना, बी नंबर पर है फर्मों के प्रवेश की स्वतंत्रता होना, और डी में है बाजार का पूर्ण ज्ञान होना। तो जानते रहे कि इन सभी की बात करें, इन सभी में अगर हम कहें कि कौन सा प्रतियोगिता की विशेषता कौन नहीं है तो वह है ऑप्शन नंबर बी जो है वस्तु विभेद का होना, ये बिल्कुल प्रतियोगिता का बिल्कुल भी पार्ट नहीं है, इसलिए हम यहाँ बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 20 नंबर पे देखिए अर्थशास्त्र के सीमांत भूमि के तात्पर्य उस भूमि से है जिस पर, अब जिस पर क्या होता है? तो देखिए फिर से क्वेश्चन एक बार सुन लीजिए, अर्थशास्त्र के सीमांत भूमि के तात्पर्य उस भूमि से है जिस पर, तो जिस पर क्या है? देखिए ऑप्शन ए में है कोई लगान उत्पन्न नहीं होता, बी नंबर पर है सामान्य लगान ही उत्पन्न होता है, सी नंबर पर है ऊंचा लगान उत्पन्न होता है, और डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जानते रहेगा अर्थशास्त्र के सीमांत भूमि से तात्पर्य उस भूमि से होता है, कौन सी भूमि से? कि कोई लगान उत्पन्न नहीं होता, जहां तो कोई लगान उत्पन्न नहीं होता देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर ए आया है कोई लगान उत्पन्न नहीं होता, इसलिए ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, मजदूरी के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत से संबद्ध अर्थशास्त्री हैं। तो मजदूरी से सीमांत उत्पादकता सिद्धांत से संबंधित कौन से अर्थशास्त्री हैं? तो जानते हैं वो अर्थशास्त्री हैं मार्शल। मार्शल देखिए कहाँ है, देखिए आया है ऑप्शन नंबर डी, तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे।
22 नंबर देखिए क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय है। देखिए ऑप्शन ए में है साधन लागत पर जीएनपी, बी नंबर पे देखिए है साधन लागत पर जीडीपी और सी नंबर पे देखिए है साधन लागत पर एनडीपी और डी में आया है साधन लागत पर एनएनपी। तो जानते रहिए कि इन सभी में अगर हम बात करें कि कौन राष्ट्रीय आय है तो राष्ट्रीय आय है ऑप्शन नंबर जो हमारा सी आया है साधन लागत पर एनडीपी। तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए 70 नंबर हमारा क्वेश्चन आ चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी भी वस्तु को मुद्रा के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए उसमें सबसे पहली आवश्यक विशेषता होनी चाहिए। तो क्या विशेषता होनी चाहिए? देखिए ऑप्शन ए में है सर्व स्वीकृति, बी नंबर पे है विधिग्राह, बी नंबर देखिए सी नंबर पे है स्वर्ण में परिवर्तनशीलता और डी में है मूल्य में स्थिरता। तो जानते रहिएगा हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए सर्व स्वीकृति। तो सर्व स्वीकृति देखिए क्या है ऑप्शन नंबर ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं अवसर लागत की विशेषताएं हैं। तो अवसर लागत की क्या विशेषताएं हैं? देखिए ऑप्शन ए में आया है यह सिद्धांत सभी प्रकार के उद्योगों में व उत्पादन के सभी साधनों पर लागू होता है और बी नंबर पर है इसके अंतर्गत अस्पष्ट लागतें भी शामिल होती हैं और देखिएगा सी नंबर पर है ए व बी दोनों और देखिएगा यहाँ डी नंबर पर है उपयुक्त सभी। तो जानते रहिएगा यहाँ जो सही ऑप्शन हमारा है वो है ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी है तो इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए 23 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन व्यापारिक बैंकों का कार्य है। देखो ऑप्शन ए में है साख नियंत्रण, बी नंबर पर है जमा स्वीकार करना, सी नंबर पर है विदेशी विनियमन विनिमय का संरक्षण और डी नंबर पर है पत्र मुद्रा का निर्गमन। तो जानते रहिएगा यहाँ इन चारों ऑप्शन की बात करें जो व्यापारिक बैंकों का जो कार्य है वो है साख नियंत्रण। साख नियंत्रण देखिए कहाँ है ऑप्शन नंबर ए। तो ए नंबर को हम क्लिक कर 24 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको सम्मिलित करने पर समग्र घरेलू उत्पाद से अधिक हो जाता है। देखो ऑप्शन में है आयात, बी नंबर पर है निर्यात, सी नंबर पर है विदेशों से प्राप्त आयात आय और देखिए डी नंबर पर है आयात शुल्क। तो जानते रहिएगा इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी विदेशों से प्राप्त आय, इसलिए सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 25 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था राष्ट्रीय आय के समंकों का संकलन करती है। देखो ऑप्शन में है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, बी नंबर पे है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, डी देखिए सी में है योजना आयोग और डी में है वित्त आयोग। तो जानते रहिए इन सभी की बात करें जो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसलिए ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। तुम्हें भी आपको क्लियर हो गया होगा जो भी यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन थे और अगर सारी चीजें क्लियर हो रही तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए आज कितना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।